हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग रोग निदान सब्जेक्ट का आयुर्वेद पास पार्ट कर रहे हैं। जो आयुर्वेदिक पार्ट है उसे हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। मॉडर्न का पार्ट आपका हो चुका है पैथोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। अब आयुर्वेद पार्ट को पढ़ने का यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा भी है कि जो भी हम लोग सेकेंड ईयर में चीजें पढ़ते हैं वो हमें अल्टीमेटली थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में हमें क्लिनिकल अप्रोच ले यहाँ पर जरूरी हो जाए, ठीक है। अब आप पेशेंट कौन सी भी तरह से ट्रीट करो, जैसे मॉडर्न साइंस हो गया, आयुर्वेद साइंस हो गया, है ना, उसके लिए आपको रोग निदान का बहुत जरूरी यहाँ पर इम्पोर्टेंस आ जाता है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हमें कोई डिसीज डायग्नोस करना होता है तो उसके लिए जो जरूरी टूल्स होते हैं, जैसे कि कॉजेस क्या हो गए यानी कि हेतु क्या हो गए, है ना, उसके बाद में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग करते हैं, है ना, अलग अलग चीजों का, वो भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद में जो हम लोग निदान पंचक पढ़ते हैं जिसमें सारी चीजें आ जाती है, यानी कि रोग के बारे में हमें सारी चीजें यहाँ तक की आ जाती है जो डायग्नोसिस तक पहुंचेगा, है ना। तो वो सारी चीजें रोग निदान सब्जेक्ट में बढ़ते हैं। इसीलिए आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से और कहीं ना कहीं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो रोग निदान सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा आता है, ठीक है। तो आज का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम ही रोग निदान है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन रोग निदान चैप्टर को या फिर रोग निदान सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते कि एग्जाम पैटर्न हमारे लिए यहाँ पर क्या बना है, ठीक है। तो जो रोग निदान सब्जेक्ट है आपका, ये ऑलमोस्ट आपको टोटल 400 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, बराबर। शायद ये चीजें आपको पता भी होगी, फिर भी एक बार आप लोग बता देते हैं। 400 मार्क्स का कुल मिलाकर ये सब्जेक्ट है आपका, जिसमें से जो डिवाइडेशन है मार्क्स का वो कुछ इस तरह से है। आपकी जो थियोरी होगी वो 200 मार्क्स की होगी और जो प्रैक्टिकल होगा वो भी 200 मार्क्स का हो, ठीक है। अब अगेन इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है कि जो थियरी है हमारी वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ठीक है। ये दोनों को 100 मार्क्स दिए गए, ठीक है। दोनों पेपर आपके 100 यानी कि 100 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल जो होगा उसमें कैसे डिवाइडेशन है, जो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल है वो आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। उसमें आपका जो वाइवा वाइस है वो आएगा आपका 70 मार्क्स का और जो इंटरनल असेसमेंट है वो होगा आपका 30 मार्क्स का। तो ये कुल मिलाकर आपके 200 मार्क्स प्रैक्टिकल के बनेंगे, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है उसका अगेन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसे डिवाइड किया है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किए, ठीक है। 3 सेक्शन कौन से? पहला आता है आपका एमसीक्यू, जिसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। ये आएंगे आपके 20 मार्क्स के, ठीक है, 20 मार्क्स से आएंगे। उसके बाद में आते हैं आपके एसएक्यू यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये आपको सॉल्व करने हैं 8 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन पर आपको 5 मार्क्स दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये 40 मार्क्स का सेकंड सेशन बनता है। थर्ड सेक्शन में आता है आपके एलएक्यू यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि आपको 4 सॉल्व करने हैं और सबको 10-10 मार्क्स दिए गए और कुल मिलाकर ये 40 मार्क्स जो है आपके एलएक्यू में बनते हैं। जो एमसीक्यू है वो 20 एमसीक्यू आएंगे, हर एमसीक्यू को आपको 1 मार्क मिलेगा और कुल मिलाकर ये आपके 20 मार्क्स यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अगर देखा जाए तो एमसीक्यू के 20 मार्क, एसएक्यू के 40 मार्क्स और एलएक्यू के 40 मार्क्स, तो कुल मिलाकर ये 100 मार्क्स का आपका एक पेपर बनता है, ठीक है। अब इसमें जो सिलेबस आपको दिया है उसमें जो वेटेज दिया गया है, तो कुछ चैप्टर से एलएक्यू निकल के आएंगे, कुछ चैप्टर से एमसीक्यू निकल के आएंगे, कुछ चैप्टर से आपके एसएक्यू निकल के आएंगे, ठीक है। जब मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज देखी कि 400 मार्क्स आपका रोग निदान सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरा यहाँ पर थ्योरी आपकी 200 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 200 मार्क्स है, ठीक है। प्रैक्टिकल में हमने देखा कि प्रैक्टिकल जो है 100 मार्क्स का आएगा, वाइवा 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स जो होगा यानी कि 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। और थ्योरी में आपको एलएक्यू, एसएक्यू और एमसीक्यू जैसा पैटर्न हमको यहाँ पर 100 मार्क्स है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल हमारे सब्जेक्ट को, जिसका नाम है रोग निदान। और रोग निदान का यहाँ पर पहला चैप्टर का नाम ही रोग निदान है। अब यहाँ पे आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा है रोग निदान, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें 2 वर्ड है, ठीक है, रोग और निदान, ठीक है। अब रोग को अगर हमें समझना है तो उसे हम लोग
अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसको डिसीज कहे, बराबर, डिसीज कहेंगे, और आयुर्वेद में से हम लोग व्याधि कहेंगे। ठीक है, तो ये रोग का मतलब क्या निकल जाए हमारा, व्याधि। और निदान जो है आयुर्वेद में दो तरह से वर्ड यूज होता है। पहला मतलब इसका निकलता है हेतु, हेतु को हम लोग निदान कहते हैं, और हेतु अगर मॉडर्न पॉइंट है उससे देखा जाए तो इसे कॉजेस कहे। ठीक है, दूसरा आयुर्वेद में इसका मतलब निकलता है व्याधि विनिश्चय, व्याधि का विनिश्चय, इसे भी हम लोग निदान ही कहते हैं। ठीक है, तो व्याधि विनिश्चय का अगर हम लोग मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जैसे डायग्नोसिस आ जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस या फिर डायग्नोसिस आ जाए, इसका मतलब है कि अगर हम लोग रोग निदानी वर्ड पढ़ रहे उसमें व्याधि का मतलब होता है रोग, और निदान के मतलब दो निकल के आते हैं, एक पहला तो हेतु और दूसरा है व्याधि विनिश्चय। अब अगर कुल मिलाकर रोग निदान सब्जेक्ट का यहाँ पर मतलब देखेंगे तो कोई ऐसी व्याधि जिसके कॉजेस और जिसका डायग्नोसिस यानी कि व्याधि विनिश्चय जिस सब्जेक्ट में किया जाता है, जिस सब्जेक्ट में ये नॉलेज हमें मिलता है, जिस सब्जेक्ट से ये हमें ज्ञान मिलता है, उसे हम लोग रोग निदान। ठीक है, सिंपल है, रोग निदान यानी कि व्याधि के विनिश्चय तक की सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, जिसमें हेतु होंगे, उसके बाद में उसकी संप्राप्ति यानी कि जो पैथोलॉजी होती है वो होगी। ठीक है, जिसे हम लोग पैथोफिजियोलॉजी भी कहते हैं, वो होगी। उसके बाद में जो व्यवच्छेदक निदान यानी कि जो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा वो भी होगा, और उसने अल्टीमेटली हमें यहाँ पर डायग्नोसिस तक पहुंचना। ट्रीटमेंट का पार्ट हम लोग चिकित्सा पार्ट पर दें। ठीक है, तो यहाँ तक हमें रोग निदान पार्ट यानी कि व्याधि का डायग्नोसिस का। ठीक है, तो पहला यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब हमें समझना है। जैसे हम लोगों को पता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन हम लोग फर्स्ट ईयर रिव्यू कर चुके हैं, चरक सूत्र साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि आयुर्वेद किस बेसिस पे काम करता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि आयुर्वेद एक शास्त्र है, आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो आयुर्वेद हमें जीने की कला सिखाता है। ठीक है, इसलिए आयुर्वेद का जो प्रयोजन दिया है ना वो उसी तरह से दिया है। आचार्य चरक क्या कहते हैं प्रयोजन के बारे में, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो प्रयोजन कहता है कि प्रयोजनम जैसे स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन। अब जैसे यहाँ पे दो पार्ट्स में अगर इसे डिवाइड करेंगे तो पहला प्रयोजन क्या निकल के आएगा, यहाँ पे पहला प्रयोजन आता है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण, स्वास्थ्य रक्षण यानी कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है, स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य मेंटेन रखने का काम हमारा आयुर्वेद शास्त्र दिखाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या दिया, आतुरस्य विकार प्रशमन। आतुरस्य के आतुर का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति बीमार है। ठीक है, जो व्याधि पीड़ित है उसे आतुर कहेंगे। तो आतुर यानी कि व्याधि पीड़ित व्यक्ति के व्याधि का प्रशमन यानी कि चिकित्सा, व्याधि की चिकित्सा। तो एक ऐसा शास्त्र आयुर्वेद है जिसमें जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना, यानी कि स्वास्थ्य का रक्षण कैसे हम लोग करते हैं, जैसे पंचकर्म जैसे थेरेपी हो गई जो हम लोग नॉर्मल पर्सन ने भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमें दिनचर्या का पालन करना होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल बताओ तो दिनचर्या अगर हम लोग पालन करते हैं अच्छी तरह से, रात्रिचर्या जो बताई है, ऋतुचर्या जो बताई है, बराबर, ऋतुचर्या, रसायन बताए हैं अलग अलग, है ना, रसायन बताया है। उसके बाद में जो हम लोग योग प्राणायाम सीखते हैं, ये सारी चीजें आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है, और ये सारे आपको आयुर्वेद में सीखने को मिलेंगे, आयुर्वेद के बेस है। ठीक है, दूसरा जो प्रयोजन दिया है कि व्याधि पीड़ित व्यक्ति के व्याधि की चिकित्सा करना, यानी कि आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण भी करने को सिखाता है, और जो जो व्यक्ति व्याधि पीड़ित है उसकी चिकित्सा करने का भी यहाँ पर जो संदेश है आयुर्वेद देता। ठीक है, अब इसके बाद में एक स्वस्थ शरीर का यहाँ पर डेफिनेशन दिया है कि दोष धातु मलम मूलम ही शरीर तस्मात् देशा लक्षणम उच्चमास, यानी कि जिस शरीर में दोष धातु और मल, हमारे शरीर में तीन मूलभूत घटक है। कौन से घटक है, पहले अगर हम लोग देखेंगे तो पहला घटक है दोष। ठीक है,
दोष कौन से फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। त्रिदोष जिसे हम लोग कहते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, इसे शारीरिक दोष भी कहा जाता है। मानस दोष जो बताया सत्व रज तम बताया। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं शारीरिक दोष। ठीक है, जो शरीर के मूल है। ठीक है, मानस दोष बताए हैं मन के दोष। कौन से बस? सत्व रज तम। ठीक है, ये डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बस एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा जो मूलभूत घटक है वो है आपके धातु। ठीक है, धातु कौन से? 7 धातु हम लोग पढ़ते हैं। 7 धातु कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, ये 7 धातु हमारे शरीर में होते हैं। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है आपका मल। मल कितने होते हैं? 3 मल होते हैं। कौन से? पुरुष, मूत्र और स्वेद। ये 3 तरह के मल जो है आपके शरीर में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोष 3 दोष, वात, पित्त और कफ, 7 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 प्रकार के धातु और 3 प्रकार के मल, पुरुष, मूत्र और स्वेद। ये 3 प्रकार के मल, यानी कि ये 3 जो चीजें हैं हमारे शरीर का मूल है। शरीर हमारा इसी से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ये शरीर को पूरा धारण करते हैं, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ये मूलभूत मतलब जो घटक है वो अगर नॉर्मल रेंज में रहे। ठीक है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी आती है, इसमें अगर कोई दोष का क्षय हो जाता है या कि दोष की वृद्धि हो जाती है, धातु का क्षय हो या फिर धातु की वृद्धि हो सकती है, मल का भी क्षय और मल की वृद्धि हो सकती है, तो तीनों का अगर वृद्धि या क्षय अगर हो, यानी कि इम्बैलेंस अगर होता है सिंपल लैंग्वेज में, तो ये व्याधि क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखेंगे तो और एक स्वस्थ की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि समदोष समाग्निश्च। क्या कहा है? समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थित। यानी कि आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से आचार्य शिशुरत ने क्या बताया कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति उसे कहना चाहिए जिसमें दोष जो है वो सम प्रमाण में हो। ठीक है, उसके बाद में जो उसका अग्नि जो है सम हो। सम धातु मल क्रिया, यानी कि धातु की जो क्रिया है, धातु और मल की जो क्रिया है वो भी सम प्रमाण में चलनी है, यानी कि उसकी जो चेष्टा है, उनकी जो क्रिया है वो नॉर्मल चली है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय, अब ये तो शरीर के हिसाब से हुआ, यानी कि शरीर में दोष, अग्नि, धातु, मल, इनका अगर प्रमाण सही होता है, सम होता है, तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। लेकिन सिर्फ शरीर का नहीं, यहाँ पे मन का भी उल्लेख किया। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन मतलब उसका अगर आत्मा और मन प्रसन्न हो, ठीक है, आत्मा और मन प्रसन्न हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति कहे। ठीक है, तो आयुर्वेद के हिसाब से आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ की क्या डेफिनेशन बताई है? जिसमें दोष, धातु, अग्नि, ये सारी चीजें सम प्रमाण में हो, उसका कार्य बराबर से चल रहा हो, और उसके साथ साथ उसका आत्मा और मन जो है वो प्रसन्न हो, इंद्रिय प्रसन्न हो। ठीक है, इसमें इंद्रिय भी है, इंद्रिय भी अगर प्रसन्न हो तो उसे हम लोग स्वस्थ। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो विकार किसे कहेंगे? विकारो धातु वैषम, जब धातु की विषमता निर्माण होती है तो उसे विकार कहेंगे। साम्यम प्रकृति, यानी कि धातु की समता या फिर उसकी एक नॉर्मल रेंज, उसे हम लोग यहाँ पर प्रकृति कहेंगे। और धातुओं की विषमता, धातुओं की विषमता विकृति कहलाए या फिर विकार कहलाएगा। ठीक है, इसलिए क्या आता है? विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख सत्नकम आरोग्य विकारो दुख में, कि जो आरोग्य है उसमें सुख मिलता है और जो विकार होते हैं उसमें दुख मिलता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ये पहला वर्ड या फिर ये पहली लाइन जरूरी है, विकारो धातु वैषम्य
साम्यम प्रकृति। ठीक है, उसके बाद में कुछ जो हमारे दोष है, धातु है, मल है, इनका प्राकृत प्रमाण में क्या क्या फंक्शनिंग होता है हमारे शरीर के लिए, उसको थोड़ा सा ब्रेक में समझता है। हालांकि ये सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अलग है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ धातुओं की, अवदोषों की जो नॉर्मल प्रक्रिया है या फिर फंक्शन है उसको समझे। ठीक है, उत्साह उच्छ्वासाने श्वास चेष्टा धातु गति समाह समूह मोक्षो गतिमतम वायो कर्म विकारचा दर्शन पक्तिरुष्मा च क्षुधा तृष्ण क्षुतृष्णा देहमायदोन प्रभा प्रसादो मेधांच पित्त कर्म विकारच स्नेहो बंधम सिरत्वम च गौरवम वृद्धता बलम क्षमा धृतिर अलोभश्च कफर कर्म विकारच। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो हमारे तीनों दोष है, दोष कौन से हैं हमारे, पहला वात दोष, ठीक है, पित्त दोष और कफ दोष, इनके प्राकृत कर्म बताए। तो प्राकृत कर्म क्या है, उत्साह। वात दोष के कर्म में क्या आता, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, चेष्टा जिसमें शारीरिक और मानसिक चेष्टा, ठीक है, और धातु गति, यानी कि धातुओं का जो वहन होता है हमारे शरीर में वो धातु गति। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा यहाँ पर वात दोष कर। उसके आगे क्या आता है, सम मोक्षो गति मत, यानी कि जो मल मूत्र का विसर्जन हम लोग करते हैं, विसर्जन, उसकी गति को मेंटेन रखना भी हमारे वात दोष का यहाँ पर कर्म है। ठीक, दूसरा क्या दोष बताया, पित्त दोष। ठीक है, पित्त दोष, पित्त दोष का यहाँ पर क्या लिखा है कि दर्शनम पक्तिरुष्माच क्षुतृष्णा देह मार्दवा प्रभा प्रसादो मेदंच पित्त कर्म कार्य। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि दर्शन यानी कि जो हमारे देखने की शक्ति होती है, ठीक है, दर्शन, पक्ति यानी कि जो पाचन होता है हमारा, शरीर का जो ऊष्मा होता है, शरीर का जो तापमान होता है वो मेंटेन रखना, क्षुधा तृष्णा यानी कि जो भूख लगती है हमें, क्षुधा, और जो प्यास लगती है यानी कि तृष्णा, इसका भी देह मार्दव यानी कि शरीर की जो मार्दवता होती है, शरीर की मार्दवता। उसके बाद में शरीर की जो प्रभाव होती है, कांति होती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रसाद, ठीक है, यानी कि प्रसन्नता होना, ठीक है, मेधा शक्ति, ये सारे फंक्शन जो होते हैं यहाँ के पित्त दोष। ठीक है, इसके बाद में तीसरा दोष बताया कफ दोष। ठीक है, कफ दोष के क्या कार्य बताए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्नेहो बंध यानी कि शरीर को स्नेहन प्रोवाइड करना, शरीर को बांध के रखने का काम, संधियों को बंधन करने का काम मांस करता है, शरीर को स्थिरता लाना, स्थिरत्व, ठीक है, वो भी कफ का काम है। शरीर में जो गौरवता हमें दिखती है खाने के बाद, जो हमारा कफ बढ़ता है उसमें गौरवता हमें देखने को मिलती है, वो भी कफ का कार्य है। ठीक है, वृद्धता बलम यानी कि बल जो होता है हमारा शरीर का वो भी मेंटेन रखने का काम कफ कर। क्षमा, जिसमें ज्यादा क्षमा होती है कफ दोष के व्यक्ति में होती है, यानी कि जब कफ ज्यादा होता है तो वो क्षमावान व्यक्ति होते हैं, ऐसा कहा गया। कफ प्रकृति में ये सब चीजें बोली हुई है। द्रुति यानी कि जो धैर्य होता है वो भी कफ का होता है। और अलोभ, ठीक है, लोभ के अपोजिट अलोभ होना, ये भी कफ का कार्य। ठीक है, तो इस तरह से वात पित्त और कफ के जो प्राकृत कर्म है वो बताए। अब इसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है, इसमें अगर कोई यहाँ पर विकार निर्माण होते तो व्याधि उत्पन्न होने के चाहिए। ठीक है, ये वात दोष और पित्त दोष और कफ दोष के कर्म। धातुओं के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे क्योंकि धातु बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो रस धातु का जो कार्य बताया वो प्रीणन बताए। ठीक है, शरीर में जो प्रीणन का कार्य होता है वो रस धातु करता है। रक्त धातु जो होता है हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांस धातु जो होता है हमारे शरीर में लेपन का कार्य करता है। मेद धातु जो होता है आपके शरीर में स्लेहन का कार्य कर रहा है। अस्थि धातु हमारे शरीर को धारण करने का काम करता है। मज्जा धातु जो हमारे शरीर में पूरण का काम करता है। और शुक्र धातु हमारे गर्भोत्पादन का कार्य। ये मेन कार्य हो गए हमारे धातुओं के। जो 7 धातु हम पढ़ते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा,
और शुक्र। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। रस धातु का कार्य प्रीणन है, रक्त धातु का जीवन है, मांस धातु का कार्य लेपन है, मेद धातु का स्नेहन, अस्थि धातु का धारण, और यहाँ पे मज्जा धातु का पूरण और शुक्र धातु का गर्भ उत्पादन। ये उसके मेन कार्य है, जो कि और भी डिटेल में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़। ठीक है, मल के क्या क्या कार्य बताए। मल में 3 मल हम लोग पढ़ते हैं, पुरुष, मूत्र और स्वे। तो पुरुष का कार्य क्या, अवष्टम्भ यानी कि धारण करना। अब हमें एक चीज पता है कि जो हम लोग मल विसर्जन करते हैं उसके बाद में एक थोड़ी क्वांटिटी हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें पड़ी रहे, जिसे हम लोग पक्वाशय। ठीक है, तो पक्वाशय में कुछ ना कुछ हद तक मल यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग अवष्टम्भ की अवस्था कहते हैं। अगर वो मल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो शरीर में विकृति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए शरीर को धारण करने का काम, जिसे अवष्टम्भ कहा गया है, वो पूरण का लाभ। ठीक है, सॉरी, वो पुरुष का लाभ। मूत्र जो होता है वो क्लेद वहन करता है और बस्ती का पूरण रहता है। हमारे शरीर में जो क्लेद वहन का कार्य कर रहा है वो मूत्र कर रहा है, और जो बस्ती का पूरण करता है वो भी मूत्र का। ठीक है, स्वेद का कार्य क्या है, क्लेद का। ठीक है, स्वेद उत्पन्न करना और क्लेद करना। ठीक है, ये हमारे स्वेद का कार्य। तो ये वात पित्त का 7 धातु और हमारे 3 मल का यहाँ पर प्राकृत कर्म हुआ। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक्चुअल रोग निदान सब्जेक्ट का यहाँ पर परिभाषा। ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमें कुछ प्राकृत चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको नॉर्मल पता नहीं है तो आप अब नॉर्मल फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रोग निदान की अगर परिभाषा देखी जाए तो क्या बताया है कि रोगानाम विशेषेण वातजत्वादि साध्य साधत्वादि रूपेण निश्चय ज्ञान यनस रोगा विनिश्चय ग्रंथ। यानी कि एक ऐसा ग्रंथ जिसमें क्या क्या बताया, रोगानाम विशेषेण वातजत्वादि, यानी कि उसकी जो दोष होते हैं, वातजत्वादि यानी कि वातादि जो दोष होते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट, साध्य साध्यत्वादि यानी कि दोष, उसकी साध्य साध्यता, साध्य साध्यता। ठीक है, इन सब का जो यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान का यहाँ पर चर्चा की जाती है वो हमारा रोग निदान है। ठीक है, तो बेसिकली उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रोग के जो व्याधि के जो हेतु है तो उसकी जो संप्राप्ति है, उसके बाद में साध्य साध्य क्या होता है, यानी कि ये जो व्याधि है वो हम लोग ट्रीट कर सकते या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हम लोग रोग निदान। ठीक है, रोग निदान का मैच में पहले हम लोग 4-5 पॉइंट बेसिकली देखेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या है, रोग निदान के द्वारा दोष धातु एवं मल के क्षय वृद्धि का ज्ञान होता है, क्योंकि ये शरीर के मूल है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि शरीर के जो मूल 3 घटक है, दोष, धातु और मल, उनका क्षय और वृद्धि के जो लक्षण होते हैं हम लोग रोग निदान में यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके अलग अलग डिसीजेस भी होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या दिया है कि रोगमाद परिषद तत्व अनंतर औषधम तथा कर्म विषदम पश्चात पूर्वम समाचार, पश्चात ज्ञान पूर्व समाचार। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई चिकित्सा करने जा रहे, कभी कोई मान लो कि व्याधि हो गया, हम लोगों को पता चल गया, अगर उसकी चिकित्सा कर रहे तो चिकित्सा करने से पहले हमें उसका एक एग्जैक्ट डायग्नोसिस जरूरी होता है। तो यही कहा है कि रोग मादो परीक्षा, यानी कि रोग की जो परीक्षा होती है वो हमें पहले करनी चाहिए, तत्व अनंतर औषध। मतलब जब तक कि हम लोग व्याधि की परीक्षा नहीं करेंगे तब तक की चिकित्सा व्यर्थ होती है। यानी कि कोई भी ऐसा डिसीज आप ट्रीट नहीं कर सकते जिसे आपने डायग्नोस नहीं किया। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपका मतलब जो डायग्नोसिस है अगर गलत होता है तो ट्रीटमेंट भी आपकी गलत हो। ठीक है, इसलिए हमेशा इस चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी व्याधि का परीक्षण किए बिना कोई चिकित्सा नहीं होती है। तीसरा कर्म क्या बता, तीसरा जो इंपॉर्टेंस क्या बता कि निदान पूर्व रूपाने रूपानाम उपशयस्तता संप्राप्य सिजि विज्ञानम रोगानाम पंचदास। तो इसे हम लोग निदान पंचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने शायद ये वर्ड पढ़ा होगा निदान पंचक, या से इसमें हम लोग 5 चीजें पढ़ते हैं। कौन सी? निदान, निदान यानी कि हेतु। ठीक है, हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, ये 5 घटक जिसमें पढ़े जाते हैं उसे हम लोग निदान कहते हैं, सर निदान पंचक कहते हैं। अब निदान पंचक जो होता है हमारे मेन जो व्याधि की परीक्षा होती, परीक्षा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसके 2 पहलू बताए, एक रोग परीक्षा और दूसरा रोगी परीक्षा। रोग परीक्षा में हम लोग निदान पंचक को पढ़ते हैं, रोगी परीक्षा में अलग अलग परीक्षा की विधियां बताई है वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ते होते हैं। यहाँ पे निदान पंचक का यहाँ पर
जो इम्पोर्टेंस है वो रोग निदान सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में रोग उत्पादक सूक्ष्म भाव। अब सूक्ष्म भाव का मतलब क्या होता है कि जो दोष होते हैं हमारे शरीर के, उपदोष होते हैं, है ना, जो धातु है, उपधातु है, मल है, अग्नि है ना, इन सब की जो अवस्थाएं होती है, इनकी जो अवस्थाएं होती है वो हम लोग रोग निदान में पढ़ सकते हैं। इसलिए रोग निदान सत्यता इम्पोर्टेंस कर लग। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि अगर कोई भी व्याधि हुआ है तो वातज है, पित्तज है, कफज है, तीन दोष हम पढ़ते हैं। उसके बाद में तीनों दोषों के हम लोग उपदोष पढ़ते हैं, यानी कि उसके जो प्रकार होते हैं वो पढ़ते हैं। 5 प्रकार हम लोग तीनों के पढ़ते हैं। तो उसमें से कौन सा ये है प्रकार है वो डिसीज में इन्वॉल्व है। धातुओं की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन से धातु का क्षय हुआ है, कौन से धातु की वृद्धि हुई है, अग्नि कैसा है पेशेंट का, ये सारे बहुत माइन्यूट पार्ट होते हैं, इसलिए इसको सूक्ष्म भाव का है। ठीक है, सूक्ष्म भाव का है। और सूक्ष्म भाव का मतलब वही होता है कि जो माइनर चीजें होती है जो डिसीज में इन्वॉल्व है उसे समझने का काम रोग निदान सब्जेक्ट का है। इसलिए रोगोत्पादक के सूक्ष्म भाव हम लोग रोग निदान सब्जेक्ट। ठीक है, स्थूल भाव जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो निदान पंचक होता है उसमें हम लोग स्थूल भाव पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंस बता सकते हैं जो रोग निदान के हो। अब सॉरी, रोग निदान का यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंस है कि जैसे आचार्य चरक क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई व्याधि यहाँ पर समझ में ना आए, ठीक है, अब हम लोग रोग निदान का सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जिसमें रोग का निदान हो, यानी कि व्याधि का विनिश्चय हो। ठीक है, लेकिन आचार्य चरक का क्या कहना है कि विकारो नाम कुशलो न जिन्नीयात कदाचनम न ही सर्व विकारा नाम तो अस्ति ध्रुवास्ति, यानी कि कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जिसमें आपको व्याधि का नाम ना पता हो। ठीक है, जिसमें आपको व्याधि का नाम ना पता हो, इसलिए हर व्याधि को हम लोग नाम नहीं दे सकते, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको नाम पता नहीं तो आप व्याधि की चिकित्सा नहीं करो, है ना। इसमें जो आप यहाँ पर जो आपकी कुशल बुद्धि होती है, जो कुशल वैद्य होता है, वो क्या करता है कि उसके जो भी सूक्ष्म भाव है, कौन सा दोष उनमें इन्वॉल्व है, कौन सा धातु उसमें इन्वॉल्व है ना। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो अग्नि क्वेश्चन का कैसा जो सूक्ष्म भाव ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो पता चल रहे व्याधि के तो बेसिकली आप व्याधि को ट्रीट कर सकते। ठीक है, लेकिन उसमें ये चीज कही गई कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझनी चाहिए, भले ही आप व्याधि को नाम ना दे पाओ, यानी कि सारे व्याधियों को हम लोग नाम नहीं दे सकते, लेकिन अगर हमने ये चीजें पता है, यानी कि उसके जो दोष धातु या फिर और कोई घटक इसमें इन्वॉल्व है वो अगर हमें पता चलता है तो हम लोग व्याधि की चिकित्सा आराम से कर सकते। ठीक है, अतः आचार्य चरक ने उनके सूत्र साधना बता। ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शनरी चैप्टर हुआ जिसमें हमें रोग निदान की परिभाषा पढ़ी, रोग निदान का इंपॉर्टेंस पढ़ा, है ना, क्यों हमें रोग निदान सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रोग की परीक्षा और रोगी की परीक्षा के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। थर्ड चैप्टर आपका टोटली रोगी परीक्षा पे डिपेंड होगा, जिसमें हम लोग जो रोगी की परीक्षाएं करते हैं, हम लोग अलग अलग एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें द्विविध, त्रिविध, दशविध, चतुर्विध सारे एग्जामिनेशन है वो डिटेल में पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।